राम राम साथियों, वेलकम टू अल्ट्रा नॉलेज अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा के सिलेबस की। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा होती है 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा चरण होता है मुख्य परीक्षा। इस वीडियो में हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में जानेंगे। और तीसरा चरण होता है साक्षात्कार, जिसको इंटरव्यू भी बोलते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा या ऊपर आई बटन में उसको मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा होती है यानी प्री एग्जाम जो होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। ठीक है, ये 2 पेपर होते हैं और दोनों एक ही दिन होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में होता है पेपर 1, जिसको जीएस पेपर बोलते हैं, और इवनिंग शिफ्ट में होता है पेपर 2 प्रारंभिक परीक्षा में, जिसको सीसैट बोलते हैं। पेपर 1 होता है 150 क्वेश्चन के साथ और पेपर 2 होता है 100 क्वेश्चन के साथ। पेपर 1 होता है 200 नंबर का और पेपर 2 जो होता है सीसैट वाला वो भी 200 नंबर का होता है। और दोनों में 2-2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी 120 मिनट का समय दिया जाता है। ये प्रारंभिक परीक्षा के बारे में था। प्रारंभिक परीक्षा का डिटेल्स वीडियो जो है हमने सिलेबस का पेज पहले ही बना दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की यानी मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम जो होता है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, ये होता है 8 पेपर। मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होते हैं और ये जो है लिखित परीक्षा होती है। कैसी परीक्षा होती है? लिखित परीक्षा। और इसमें नकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक प्रश्न नहीं करते, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर कोई गलत प्रश्न कर देते हैं, गलत हो जाता है कोई, तो उसकी जगह जो है 2-3 अगर गलत हो जाते हैं तो एक सही कट जाता है प्री पेपर में। जबकि लिखित परीक्षा जो होती है मेंस एग्जाम में ऐसा नहीं है। तो जो हमारे 8 पेपर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो पहला पेपर तो होता है हमारा जनरल हिंदी का, ठीक है, जनरल हिंदी का। और दूसरा होता है हमारा निबंध का। ये 2 पेपर होते हैं, एक जनरल हिंदी का और एक निबंध का। ये दोनों होते हैं 150 नंबर के साथ में। 150 नंबर का जनरल हिंदी और 150 नंबर का निबंध का। बाकी के जो 4 पेपर होते हैं वो हमारे जीएस के होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। ठीक है, कितने कितने नंबर के? 200 नंबर के। 200 नंबर का GS1, 200 नंबर का GS2 और 200 नंबर का GS3 और 200 नंबर का GS4। ये 4 पेपर होते हैं हमारे 200 नंबर के। और 150 नंबर का जनरल हिंदी का और 150 नंबर का निबंध का। और 2 वैकल्पिक विषय होते हैं, वैकल्पिक विषय। ठीक है, ये 2 पेपर होते हैं 200 नंबर के। तो कुल मिला के जो है ये हमारी मुख्य परीक्षा जो होती है ये 1500 नंबर के साथ कंप्लीट होती है। और जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है वो कितने नंबर के साथ कंप्लीट होती है? वो होती है हमारी 400 नंबर के साथ कंप्लीट। और 100 नंबर का इसमें साक्षात्कार होता है। देखो, 100 नंबर का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि जो हमारा जनरल हिंदी का, निबंध का और जीएस वगैरह के ये पेपर है, इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो जनरल हिंदी के बारे में देख लेते हैं पहले। तो हम अपना सामान्य हिंदी के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न आएंगे। तो शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का हमको ज्ञान होना चाहिए। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उपसर्ग का और प्रत्यय का कोई शब्द दे दिया जाएगा तो उपसर्ग और प्रत्यय बताना होगा। तो इस चीज़ की हमको पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विलोम शब्द पूछे जाएंगे। अब आप विलोम शब्द हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, मगर यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है। विलोम शब्द वो पूछे जाएंगे। और वाक्यांश के लिए एक शब्द ये पूछा जाएगा। और वर्तनी शुद्ध और वाक्य शुद्धिकरण में से पूछा जाएगा। और सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन में से पूछा जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा जाएगा कि दिए हुए गद्यांश में से अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, तार लेखन और कार्यालय आदेश आदि जो ही पत्र से रिलेटेड है ये पूछा जाएगा। अधिसूचना परिपत्र से रिलेटेड पूछा जाएगा। लोकोक्तियां और मुहावरे से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो ये सारा क्या पूछा जाएगा? हमारा सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो अभी हमने सामान्य हिंदी का देख लिया कि सामान्य हिंदी का क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं हम कि निबंध में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो निबंध में हमारे 3 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होगा ए, एक बी, एक सी। मतलब ये एक तरीके से आपको दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे इस तरह से 3 प्रश्न होंगे। जो हमारा पहला प्रश्न होगा उसमें भी कुछ 2 या 3 हमारे क्या दिए हुए होंगे,
ऑप्शन दिए हुए होंगे, जैसा कि कला और संस्कृति से आप एक निबंध लिख सकते हो, या सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड एक निबंध लिख सकते हो, या राजनीतिक मुद्दों से रिलेटेड राजनीतिक से रिलेटेड एक निबंध लिख सकते हो। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 1 में से हमें एक निबंध लिखना होगा। अभी दूसरा है, जैसे विज्ञान है, पर्यावरण है और प्रौद्योगिकी है, अर्थशास्त्र है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग है और व्यापार है। तो मतलब ये हमको क्या दिए हुए हैं, ये हमें टॉपिक दिए हुए हैं। इन टॉपिक से हमारा क्या है, वहाँ पे मेंस में निबंध हो सकता है। जरूरी नहीं कि इन्हीं से हो, ये एक तरीके से एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ से हो सकता है। ये कौन कौन से टॉपिक दिए, जैसे विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, कृषि, उद्योग और व्यापार, इनसे, है ना। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी जिसको करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निबंध लिखने के लिए हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं पर लिखने के लिए हो सकता है, जैसे कि सूखा, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ आदि। तो ये हमारा निबंध वाला पेपर था। निबंध वाले पेपर में यहाँ से जो है हमें टॉपिक दिए हुए, इनसे हमारा क्या है कि निबंध लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो GS1, GS2, GS3 है, इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो GS1 का देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा GS1 यानी सामान्य अध्ययन का नीचे सिलेबस दिया हुआ है। देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि भारतीय संस्कृति का इतिहास, भारतीय संस्कृति का इतिहास, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। अब इसमें यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि संस्कृति का इतिहास जो है वो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के बारे में पूछा जा सकता है। कला रूपों, साहित्य, वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब ये लिखित पेपर होता है, तो यहाँ की कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि सिलेबस में दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछ सकता है, जैसे स्वतंत्रता के बाद देश में सशक्तिकरण और पुनर्गठन जो है वर्ष 1965 तक, ये स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वर्ष 1965 तक पूछा जाएगा, स्वतंत्रता के बाद से। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्वतंत्रता के बाद से देश में सशक्तिकरण और पुनर्गठन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि 1757 से 1947 तक पूछा जा सकता है। आधुनिक भारतीय इतिहास का जो हमारा पोर्शन है इतिहास में, इतिहास 3 पार्ट में डिवाइड है ना, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक। तो आधुनिक का जो है 1757 से 1947 तक के बारे में पूछा जा सकता है। वैसे आधुनिक भारत जो है स्वतंत्रता संग्राम वाला, वो 1857 की क्रांति से बाद का होता है, मगर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1757 से 1947 तक पूछा जा सकता है। और विश्व इतिहास के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समाज और महिला संगठनों में महिलाओं की क्या भूमिका है, उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। महिला संगठनों से मतलब है कि जैसे आजकल NGOs चल रहे हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, वो काफ़ी सारे NGO वगैरह चल रहे हैं। तो समाज और महिला संगठनों में महिलाओं की क्या भूमिका है, उससे क्वेश्चन हो सकता है। उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण का अर्थ और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। राजनीति और सामाजिक संरचना और उनके प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। राजनीति और सामाजिक संरचना मतलब राजनीति से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या सामाजिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड सवाल हो सकता है। दुनिया के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, इनसे क्वेश्चन हो सकता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, या इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक संसाधन के तौर पर यूज़ होती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। भारत के समुद्री संसाधन क्या हैं, या उनसे रिलेटेड सवाल हो सकता है। उनकी क्षमता क्या है। मानव या पलायन से रिलेटेड सवाल हो सकता है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पलायन से क्वेश्चन हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो पशु या पक्षी होते हैं उन्हीं के पलायन से हो, मानव के पलायन से भी हो सकता है। ठीक है, जनसंख्या और बस्तियां से रिलेटेड सवाल हो सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश का आप PCS की परीक्षा दो, या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की GS, GK, करंट अफेयर्स आदि बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। आप किसी भी स्टेट का अगर पेपर दे रहे हैं, स्टेट PCS का, तो उस स्टेट के बारे में आपको मैक्सिमम नॉलेज होना जरूरी है। अभी देख लेते हैं हम कि हमारा GS2 जो है वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। GS2 में सामान्य अध्ययन के दूसरे पेपर में
अब देख लेते हैं GS2 यानी सामान्य अध्ययन 2 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। तो साफ साफ दिया हुआ है भारतीय संविधान, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, बुनियादी संरचना, सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है। तो यहाँ से ये साफ साफ टॉपिक दिया है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। केंद्र में वित्त आयोग की क्या भूमिका है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। और राज्य में वित्त आयोग की क्या भूमिका है, यहाँ से हो सकता है। वित्तीय संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का उदय और उपयोग कैसे होता है, क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजनाओं की तुलना, यहाँ से हो सकता है। हमारे देश में भी कोई संवैधानिक योजना चल रही है या योजना चल रही है, दूसरे देश में भी, तो दोनों देशों की एक जैसी एक क्षेत्र में अगर कोई योजना चल रही है तो उनकी तुलना से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। संसद और राज्य विधानसभाएं, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है। यहाँ पर संसद से क्वेश्चन हो सकते हैं, राज्य विधानसभाएं से हो सकती हैं, न्यायपालिका से हो सकता है। न्यायपालिका से मतलब है कि जो उच्च न्यायालय से है ना, और संगठन से हो सकता है। कार्यप्रणाली, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखते हैं कि नीचे क्या दिया है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति जितनी भी होती हैं उनसे क्वेश्चन हो सकते हैं। उनकी शक्तियां, उनके कार्य और उनके उत्तरदायित्व क्या हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनका उत्तरदायित्व क्या है, या राज्यपाल का कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, या किसी भी विधायक की शक्तियां क्या है, कार्य क्या है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और संवैधानिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, इनसे और नीति आयोग शामिल, उनकी विशेषताएं और कार्यपालिका, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। और विभिन्न क्षेत्रों और मुद्दों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों और मुद्दों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, जो भी सरकार योजनाएं निकालती हैं वो किसी ना किसी के लिए, भले के लिए ही होती हैं। जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं राज्य सरकार की, उन नीतियों से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, अब यहाँ पर ओपन करके दिया है कि केंद्र और राज्य द्वारा, मतलब दोनों सरकारों द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जनसंख्या में जो कमजोर वर्ग है उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं। और गरीबी और भूखमरी से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं। देश और उनके निहितार्थ, शासन के महत्वपूर्ण पहलू, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। भारत और पड़ोसी देश के साथ संबंध, भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं। भारत का मतलब यहाँ की जैसे राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और केंद्र की राज्य सरकार के बीच तालमेल कैसा है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। पड़ोसी देशों के साथ, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, भारत की सीमा से लगने वाले जितने भी पड़ोसी देश, उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। या एशिया महाद्वीप में पड़ने वाले जितने भी देश हैं, मैक्सिमम वहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौतों से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे भी पीएम मोदी कहीं बाहर जाते हैं तो समझौते करते हैं। वैश्विक समझौते से मतलब वही है कि कहीं विदेश में जाते हैं और समझौते होते हैं, तो उन समझौते से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी इसी में दिया है कि विकसित और विकासशील देशों की नीतियाँ और राजनीतिक प्रभाव और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मतलब विकसित और विकासशील देशों की नीतियों से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी वैश्विक समझौते से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे ही देखे हैं, विकासशील और विकसित देशों की नीतियों से और उनका राजनीतिक प्रभाव क्या है, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो भी चल रही हैं उनसे क्वेश्चन हो सकता है। उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाली सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सबसे बड़ा पद होता है ये। तो इसके बारे में आपको पूर्ण नॉलेज होना जरूरी है। आप किसी भी राज्य की अगर हायरली कोई परीक्षा दे रहे हैं या किसी भी राज्य की कोई ग्रुप सी या ग्रुप डी से रिलेटेड या बड़ी पोस्ट से रिलेटेड भी अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उस राज्य का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और वहाँ की करंट अफेयर्स तो आपको पढ़नी चाहिए ही चाहिए, उसका पूर्ण नॉलेज, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
अब जैसे कि क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाओं और उनके मामलों से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। अब देख लेते हैं हम GS3 यानी सामान्य अध्ययन 3 का सिलेबस क्या है। तो भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य और उपलब्धियों से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य और उपलब्धियों से रिलेटेड नीति आयोग की क्या भूमिका है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG का उद्देश्य क्या है, यहाँ से हो सकता है। गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। सरकारी बजट और वित्तीय प्रणाली के घटक क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रमुख फसलें उत्तर प्रदेश की या केंद्र की भी, मतलब हमारे पूरे भारत की भी प्रमुख फसलें क्या हैं, वहाँ से हो सकते हैं। किस प्रकार की सिंचाई है, ये हो सकता है। सिंचाई प्रणाली कैसी है, कृषि उपज का भंडारण कैसा है। परिवहन और विपणन, किसानों की सहायता के लिए ई तकनीक का उपयोग, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत के विषय में और उत्तर प्रदेश के विषय में दोनों से क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खेती, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि या खेती, सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और उनके संबंधित उद्योग, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं उनसे संबंधित उद्योग से। स्वतंत्रता के बाद से भारत में भूमि सुधार कैसा रहा, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था और उदारीकरण, यहाँ से हो सकता है। उनका वैश्विक प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास और उनके प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। बुनियादी ढांचा, विज्ञान और तकनीकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक दिए गए हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे जितने भी टॉपिक दिए सारे टॉपिक से क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक से हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता। तो इसलिए यह बता रहा हूँ कि बोल रहा हूँ बार बार कि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आप घबराना नहीं। ये जितना भी सिलेबस दिया गया है सारा ऑफिशियली है। ठीक है। ICT और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा संसाधन, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। IPR और डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र, ये टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक अपारिक सुरक्षा और सुरक्षा चुनौतियों के रूप में आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ, परमाणु प्रसार, आतंकवाद, संचार नेटवर्क, मीडिया और सामाजिक नेटवर्क की भूमिका, इन टॉपिक से क्वेश्चन हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा से हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी के मुद्दे, इनकी मूल बातों से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से रिलेटेड हो सकता है। कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान होना चाहिए किस विषय में, कानून और सुरक्षा के मामले में, नागरिक सुरक्षा के मामले में, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। तो ये तो रहा पेपर नंबर 3 का सिलेबस। अब देख लेते हैं हम पेपर नंबर 4 का सिलेबस क्या है, GS4 का। ये है हमारा GS4 का सिलेबस। क्या है कि नैतिकता और मानव संपर्क के मुद्दों से रिलेटेड हो सकता है। सिविल सेवा के लिए योग्यता और मूलभूत मूल्य क्या है, वहाँ से हो सकते हैं। भावनात्मक बुद्धि से रिलेटेड हो सकता है। भारत और दुनिया के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का क्या योगदान रहा, इससे रिलेटेड हो सकता है। लोक सेवा, सिविल सेवा, मान और लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन में संभावना से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो ये टॉपिक था हमारा GS4 सामान्य अध्ययन 4 चौथे पेपर का। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो लास्ट में पेपर होते हैं वैकल्पिक विषय, वो 2 वैकल्पिक विषय होते हैं। तो किस किस सब्जेक्ट से वैकल्पिक विषय हम चुन सकते हैं। हालांकि वैकल्पिक विषय जो है जब हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तब दिए हुए होते हैं, क्योंकि कुछ वैकल्पिक विषय हटा दिए जाते हैं, कभी कभी कुछ वैकल्पिक विषय जोड़ दिए जाते हैं। तो वैकल्पिक विषय का कोई निश्चित नहीं है, फिर भी कुछ वैकल्पिक विषय ऐसे हैं जो 99% होते ही हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ।
और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में सामाजिक कार्य और रक्षा अध्ययन, ये 2 सब्जेक्ट जो थे ये क्या कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। 2019 के बाद से अभी तक सामाजिक कार्य और रक्षा अध्ययन, ये 2 विषय जो हैं वो ऑप्शनल में हमारे जुड़े नहीं हैं, यानी वैकल्पिक विषय में नहीं जुड़े। तो वैकल्पिक विषय में जो 99.9% जो सब्जेक्ट होते ही हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि कृषि पाठ्यक्रम, कृषि का सब्जेक्ट होता है। प्राणी विज्ञान पाठ्यक्रम, यहाँ ये वाला सब्जेक्ट हो सकता है। रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम, ये सब्जेक्ट होता है। भौतिक विज्ञान होता है, और गणित होता है, भूगोल होता है, अर्थशास्त्र होता है, समाजशास्त्र होता है, और दर्शन शास्त्र होता है। ठीक है। और भू विज्ञान होता है, मनोविज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान होता है, और विधि पाठ्यक्रम का मतलब कानून वाला है ये। ठीक है, ये होता है। पशुपालन और चिकित्सा विज्ञान होता है। सांख्यिकी वाला विषय होता है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट वाला होता है। ठीक है। राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला ये होता है। इतिहास होता है, और सिविल इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होती है। ठीक है। अंग्रेजी साहित्य भी होती है, उर्दू साहित्य भी होती है, अरबी साहित्य भी होती है, और हिंदी साहित्य भी होती है। तो ये सब्जेक्ट भी होते हैं। फारसी भी होता है, और संस्कृत साहित्य भी होता है। ठीक है। वाणिज्य और लेखांकन भी होता है। लोक प्रशासन भी होता है। कृषि इंजीनियरिंग भी होता है। चिकित्सा विज्ञान भी होता है, और एंथ्रोपोलॉजी भी होता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट थे जो हम ऑप्शनल में चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं अपने ऑप्शनल विषय में। ठीक है। ये विषय होते ही हैं, पर जब नोटिफिकेशन इशू होता है, जब फॉर्म आता है, तो कुछ विषय हटा दिए जाते हैं, कुछ जोड़ दिए जाते हैं। जरूरी नहीं हर बार ही ऐसा ऊपर होता है कि कुछ विषय कभी जोड़ देते हैं, कुछ विषय कभी हटा देते हैं। तो वैकल्पिक विषय लेने के लिए जब नोटिफिकेशन इशू होता है तब हम उसमें देख सकते हैं जब फॉर्म भरेंगे। तो ये रहा हमारा मुख्य परीक्षा पीसीएस का सिलेबस। और जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसकी वीडियो हमने पहले ही बना दी है, तो प्लेलिस्ट में आप देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। आई बटन में भी ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो बस फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू।